हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के बारे में। क्या है कि ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट से हर साल जेपीएससी प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के टोटल, जिसमें आप अगर स्मार्टली प्रिपेयर करें तो बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करके इसमें आप 5 क्वेश्चन में आप 3 या 4 क्वेश्चन बना ले। अगर अच्छा टाइम चला तो 5 भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेरा टारगेट फुल मार्क्स लाना नहीं है, 5 में 4 बनाने का है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर टाइम इन्वेस्ट नहीं करके, कम टाइम इन्वेस्ट करके स्मार्टली इसको प्रिपेयर करेंगे ताकि कम टाइम देख करके ये 4 क्वेश्चन बना सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें हम देखते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला, इसमें हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इसके पहले क्या चल रहा था। ठीक है, उसके बाद इसमें इस एक्ट में डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं और ये डायरेक्टली पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए हम लोग डेफिनेशन के बारे में फिर जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि इसके बेसिक्स, जैसे कि कौन प्रिपेयर किया, कहाँ से आया, कैसे आया, ये डेट क्या था, फिर इस टाइप से हम लोग सोचेंगे, इस बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर और सेक्शन के बारे में देखेंगे, कौन सा चैप्टर में कौन सा सेक्शन है, क्या है उसमें प्रोविजंस है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये जब पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तब आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है मेरे को, ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए या नहीं। क्योंकि बहुत सारा ये बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि इस एक्ट में हटा देना चाहिए या अमेंड करना चाहिए इस बारे में। तो ये सब हम लोग को आपको टाइम के साथ समझ में आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें कि CINT एक्ट से आने से पहले बहुत क्या कैसे डेवलपमेंट हुआ हिस्ट्री के बारे में। जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में। इस समय ब्रिटिशर्स ने नवाब ऑफ बंगाल को हरा दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर में नवाब ऑफ बंगाल के साथ साथ मुग़ल जो रूलर थे शाह आलम II, उनको भी हरा दिया साथ में। तो उस समय हराने के बाद क्या हुआ कि मुग़ल जो शासक थे उस समय शाह आलम II, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स दे दिया कि भैया आप रेवेन्यू कलेक्ट कीजिए वहाँ से, उस तरह का राइट्स दे दिया। ठीक है, उसके बाद 1765 में ब्रिटिश है ना पहली बार सिंहभूम एरिया में इंटर किए। पहली बार झारखंड में, अगर क्वेश्चन आता है कि झारखंड में पहली बार इंटर कब किया ब्रिटिशर, तो 1767 में। फॉर्मली ये लोग इलाहाबाद ट्रीटी में ही हो गया कि आप झारखंड में जा सकते हैं, बट ये लोग असल में इंटर किए हैं 1767 में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये लोग जब दीवानी राइट्स मिल गया तो रेवेन्यू कलेक्ट करने का इन लोग को मिल गया पावर, तो ब्रिटिशर्स क्या किए ना, उसके बाद इंडियन एजेंट्स बैठाए, उसका हेडक्वार्टर रखें मुर्शिदाबाद में। ठीक है, ताकि भाई कलेक्ट करना है तो एजेंट चाहिए, इस तरह से। तो क्या हुआ ना, उसके बाद फिर एजेंट रखने के बाद फिर ये लोग क्या किया, डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा नज़र रखने के लिए कि कहीं पे चोरी चमारी ये सब नहीं हो रहा ना, कि मतलब कि रेवेन्यू जो आ रहा है कहीं पे धोखाधड़ी नहीं हो रहा है, ये सब को ध्यान रखने के लिए ये लोग आमील है ना, आमील एक रखे हैं कि ये ध्यान रखने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, कॉर्नवालिस आए। उस कॉर्नवालिस आने के बाद ये क्या किया, कलेक्टर सिस्टम लाए। कलेक्टर सिस्टम में क्या चल रहा था कि भाई वो लोग कलेक्ट करके वो देंगे, रिपोर्ट करेंगे कहाँ पे, हेडक्वार्टर इसका कलकत्ता में बैठाया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 1787 में कंपनी को है ना, मतलब कि महाराजा ऑफ छोटा नागपुर ने बोला कि अगर हम आपका रेवेन्यू नहीं दे पाते हैं तो आप क्या करें कि मेरा कुछ जो लैंड है ना उसको अपसेंट कर लीजिए, कुछ मेरा पार्ट है टेरिटरी का, उसको सेल करके अपना वो चुकता कर लीजिए। ठीक है, उसी के बाद फिर क्या हुआ कि एक परमानेंट सेटलमेंट का कुछ आया, कॉर्नवालिस ने लाया। उस समय बिहार इस साइड में आया, बिहार बंगाल साइड में। उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि परमानेंट सेटलमेंट में ज़मींदार लोग को से, मतलब कि ब्रिटिशर है ना ज़मींदार से डील करते थे कि आप जा कर के वो जो होंगे, जो भी रैयत होंगे, टेनेंट्स होंगे, वो लोग से पैसा इकट्ठा करके मेरे को दीजिए, इस टाइप से। तो उस समय क्या ये ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये जो हम लोग परमानेंट सेटलमेंट है ना, इसमें इससे मतलब कि नागपुर वाला जो एरिया है ना उसमें कुछ अलग है, तो इसको प्रेजेंट फोर्टिंग बोल करके इसको उस नागपुर का जो रूलर था उसको डिफाइन किए थे ये। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है प्रेजेंट फोर्टिंग किसको बोलते थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ये लोग कंट्रोल करने लगे थे 1800 के बाद। तो क्या हुआ, थाना सिस्टम लाए। थाना सिस्टम का उसका रामगढ़ में उसका कंट्रोल बैठा करके वहाँ से थाना सिस्टम चला करके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने लगे इस एरिया का। उसके बाद क्या हुआ कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रेगुलेशन एक्ट 1793 है ना, इसके अंदर में लोकल ज़मींदार या जागीरदार है ना या रैयत,
उस उसके कुछ लैंड को ऑक्शन करने का पावर दे दिया गया कोर्ट के थ्रू। ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रेगुलेशन एक्ट 1793 में, ठीक है। उसके बाद पहली बार हम लोग देख करेंगे कि 1862 में पहली बार कोई भूमियारी सर्वे हुआ है, किसके अंदर में, बाबू रखलदार हल्दर के अंदर में, पहली बार। इसमें मतलब ये लोग क्या किए थे, मजियस लैंड के बारे में ये मतलब कि आइडेंटिफाई किए, भूयारी लैंड ये कौन किधर है, ये सब बारे में। ये पहला स्टेप था जिसमें मतलब कि कोई लैंड है ना एसटी का, उसको रिकॉग्नाइज़ किए थे ये लोग अच्छे से गवर्नमेंट के थ्रू। फिर उसके बाद फिर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स है जिसके ईयर पूछ देते हैं, कुछ और ज़्यादा नहीं पूछते हैं। जैसे छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट्स प्रोसीड्यूर एक्ट 1879 में, ये कब आया था इसका, बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 में। और पहली बार अगर पूछा जाए कि छोटा नागपुर का सर्वे कब हुआ है, तो सर्वे पहली बार 1902 में हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक्स जानते हैं, जैसे कि CNT एक्ट है, इसको प्रिपेयर किसने किया है, तो जॉन एच हॉफमैन ने किया है। कब किया था, 1903 में किया था, ठीक है। ये 1908 में क्या पास कब हुआ है, 1908 में, ठीक है। इसमें कितने चैप्टर है, इसमें 19 चैप्टर है। कितने सेक्शंस है, 271 सेक्शंस है, ओके। 19 चैप्टर्स, 271 सेक्शंस, एंड ये पास हुआ है 11 नवंबर 1908 में। उस समय वायसरॉय कौन थे जिस समय ये पास हुआ एक्ट, तो लॉर्ड मिंटो थे उस समय। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये आपको बताते हैं, जब ये पास हुआ था ना, तो सिर्फ ओरिजिनली शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए था, एसटी के लिए। बाद में इसको बिहार गवर्नमेंट ने 1962 में इसको स्पेसिफाई किया कि एसटी के साथ एससी और बैकवर्ड क्लास दोनों के लिए होगा। और ठीक है, ये लागू कहाँ कहाँ था, ये वाला जो एक्ट था तो पूरे झारखंड में नहीं लगा था। सिर्फ टोटल अगर बात करें तो 5 डिवीज़न है, 5 डिवीज़न में 4 डिवीज़न में ये लगा था, चार चार डिवीज़न में यहाँ पे लगा था ये, ठीक है। हाँ, तो 5 परगना टोटल डिवीज़न है जिसको 5 परगना बोलते हैं, उसमें 4 में ये इम्प्लीमेंट हो रहे थे। एक ने संथाल के लिए अलग सा था, संथाल के लिए अलग सा टोटल 4 परगना में 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, संथाल में 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे CNT, ठीक है। और ये एक्ट जो बनाया गया था किसके अंडर में बनाया गया था, कभी कभी ऐसा पूछ देता है कि कौन से एक्ट में, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है ना, उसके सेक्शन 5 के अंडर में ये एक्ट बनाया गया था। क्योंकि कहीं कोई भी एक्ट बनता है तो किसी न किसी जो मेन जो रेगुलेशन होता है उसके अंदर में ही है। जो अभी जैसे हमारा एक्ट जो बन रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बनता है, कोई भी एक्ट बिल ऐसा बनता है तो उसी तरह ये भी चलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे कि जो था ये डिटेल्स में दिए हुए हैं डिवीजन्स, जैसे ये पलामू डिवीज़न हो गया, नॉर्दर्न छोटा नागपुर, साउदर्न, फिर ये हो गया कोलान, और ये संथाल में इम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, संथाल में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, इधर बाकी सब जगह इधर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है, ये जो होंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं कुछ डेफिनेशंस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि CNT एक्ट में है, इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि कोड़कर कौन होता है, कोड़कर लैंड है क्या, ठीक है। कोड़कर लैंड वो लैंड है जिसमें कोई ट्राइबल पीपल, ठीक है, लोकल ट्राइबल पीपल, वो क्या क्या जंगल या अनकल्टिवेटेड लैंड है ना, जो वेस्ट लैंड, उसको वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करने लगे, कल्टीवेशन करने लगे उस पर, तो उसको बोलते हैं कोड़कर लैंड, कोड़ करके, सिंपल सा बात है। उसी तरह जैसे कि ये हुआ कि सदान में चलता था, ये कोड़कर जो है ना, सदान मतलब कि एंशियंट जो थे उनके अंडर में ये चलता था। अब क्या हो गया कि मुंडा लोग आए तो वो लोग भी ऐसे ही किए। मुंडा लोग आने के बाद क्या किए कि मुंडा लोग ये जो थे वो भी इसी तरह जंगल को साफ किए, वो उसको कल्टीवेशन में ले आए, तो उसको बोलते हैं ये मुंडारी खूंड कट्टीदार, ठीक है। उसी तरह जैसे कि ये मुंडा में थे वो वैसे ही रहेंगे उसमें, जैसे मुंडा में तो ऐसे भूमियार लोग हैं ना, वो ओराउन जो होते हैं, ओराउन ट्राइब्स उसके अंदर। तो देखिए ये सब देख के लैंडलॉर्ड भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी बोले भैया जब आप ओराउन पीपल कर रहे हैं, ये मुंडारी लोग कर रहे हैं, मुंडा लोग कर रहे हैं, तो हम भी करेंगे। ये क्या है कि लैंडलॉर्ड भी अपने से कुछ भाड़े के लेकर के पर्सन को लेकर के जंगल को साफ किया और उसको लैंड को कल्टीवेशन में लिया है, तो उसको मुंशियस उसको लैंड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक। अब इसमें लैंडलॉर्ड क्या है, लैंडलॉर्ड, अब आते हैं लैंडलॉर्ड के बारे में। लैंडलॉर्ड है क्या, लैंडलॉर्ड वो पर्सन होता है जिसके अंदर में, ठीक है, वो टीनेंट लोग रहते हैं, ठीक है। वो ये तो जैसे कि गवर्नमेंट के अंदर में अगर कोई टीनेंट है, ठीक है, तो गवर्नमेंट हो यहाँ पे लैंडलॉर्ड होगा। तो यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट वाला बात है, गवर्नमेंट भी लैंडलॉर्ड में आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है प्रेडियल कंडीशन, क्या है, मतलब कि कोई ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड है ना, उसमें हम रेंट ना दे करके कोई सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रेडियल कंडीशन।
ठीक है। रेज्यूमेबल टेन्योर क्या होता है? मतलब एक ऐसा टेनर कि मतलब कि जो जिसमें लैंड है ना, लैंड कुछ कंडीशंस में आपके पास है। सपोज़ करिए कि ये मेरा लैंड है, ठीक है। उस लैंडलॉर्ड ने मुझे लैंड दिया, ठीक है। मेरे अंडर में लैंड है, और ये लैंड मेरे साथ एक कंडीशन लगा के दिया कि भैया ये लैंड आपके पास तभी तक रहेगा जब तक कि आपका ये जनरेशन चलता रहेगा, वंशज चलता रहेगा, और उसमें जनरेशन जो चलना चाहिए वो मेल से चलना चाहिए, ठीक है। मतलब मेरे बेटे होंगे, मेरे बेटे के बेटे होंगे, तभी ये मेरा रहेगा। जैसे मान लीजिए मेरे बेटे का ये अगर सिर्फ बेटी हुई, तो ये वाला जो है ना लैंड, वो चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा? लैंडलॉर्ड के पास चला जाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट अगर है तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, ठीक है। कोई लैंडलॉर्ड और है तो वो उसके पास चला जाएगा, इस तरह का। ये रेज्यूमल टेन्योर का बात है। रेज्यूम हो जाएगा मतलब उसके पास चला जाएगा, वापस चला जाएगा। ये फिर परमानेंट टेन्योर क्या होगा? मतलब मेरिटेबल है, मैं मेरा मेरा बच्चे बच्चे सबको सब चलेगा, ठीक है, इस टाइप का लैंड। तो अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है भुगत बंधा मॉर्टेज और लीज। लीज मतलब लोन वोन वगैरह ये सब है। तो भुगत बंधा क्या है कि मान लीजिए कि हम मेरा उधार लिए हैं हम किसी से, चुका नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम क्या किए, कुछ अपना पीस ऑफ लैंड है ना, वो मोर्टेज रख दिया कि भैया मेरा ये 10 कट्ठा मेरे पास है, 1 कट्ठा आप ले लीजिए, इसका जो उपज होगा ना उससे आप अपना चुका लीजिएगा लोन, ठीक है। ये मतलब ये लोकली ऐसा चलता है, ठीक है। तो ये बंधु लोग कर को अपन बंधा मतलब इस टाइप का, भुगत मतलब भुगत बंधु मतलब कि हम अपने दोस्त लोग को दे करके इस तरफ से चला रहे हैं। वो इसका जो टर्म दिया हुआ है, ये इसमें दिया हुआ है कि 7 साल से ज़्यादा तक का नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए अगर ऐसा चलता तो इस एक्ट में लूप होल खोज लेते लोग कि अपना दोस्त बोलते मेरा बंधु को दिए हैं और हमेशा लाइफ टाइम के लिए दे देते हैं। तो इसमें क्या किया, इसने भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी। इस सबसे बचने के लिए बनाने वाले बहुत होशियार थे। वो क्या किए, इसमें बोले 7 साल से ज़्यादा तक नहीं कर सकते हैं। और जो लोन है लीज टाइप का, जो बैंक से हम लोन लेने जाते हैं, तो उसमें इन लोगों के पास रिस्ट्रिक्शन है ना कि 5 साल से ज़्यादा तक के लिए आप लीज पर नहीं रख सकते अपना लैंड को। जैसे लोन लेने गया तो बोला कि 5 साल के लिए। तो इस यही कारण है कि बैंक लोग भी है ना 5 साल के बाद वो लोग मतलब कि इसको हथिया नहीं सकते हैं। मतलब कि अगर पे करने में असक्षम हुआ, नहीं पे कर पाए, तो बैंक लोग इसको कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बैंक लोग क्या करेंगे, लोन देने से भागते हैं इन लोग को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। रैयत। रैयत क्या है? मतलब ऐसा पर्सन, ठीक है, जो एक्वायर किया है, क्या किया है भाई, क्या एक्वायर किया है कि उस लैंड का, ठीक है, राइट्स किस चीज़ के लिए, कल्टीवेशन के लिए। बट ये लोग वो लोग नहीं हैं मुंडारी खुंट कट्टीदार, याद करिए। ये लोग क्या थे, ये लोग जो जंगल साफ किए थे वो नहीं। ये लोग वो हैं जो लैंड को एक्वायर किए कल्टीवेशन के लिए, लेकिन ये नहीं कि जंगल उंगल से कर, उस तरफ से नहीं, मुंडा लोग वाला नहीं, ठीक है, वो अलग है। और ये डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 7 में, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में। अभी फ़िलहाल के लिए जान लीजिए कि सेक्शन 6 में रैयत क्लियरली, रैयत का डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन 6 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग मुंडारी खुंट कत्तेदार का डेफिनेशन दिया हुआ, डेफिनेशन वो सेक्शन 8 में दिया हुआ। कभी कभी पूछ देता है रैयत का डेफिनेशन किस सेक्शन में दिया हुआ है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देते हैं। मुंड कुट्टेदार जो है वो कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, ऐसा, ठीक है। उसके बाद सेटल रैयत। सेटल रैयत क्या है भाई, कोई कोई मतलब कि क्या है ना, 12 साल तक, ठीक है, ये एक्ट बनने से पहले, ठीक है, 12 साल तक कोई रैयत बन कर रहा है तो उसको सेटल रैयत बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेंसी रैयत, जो ऑक्यूपाई करके रखा है भैया लैंड का, जो भी है ऑक्यूपेंसी राइट्स अपने पास रखा है, उसको ऑक्यूपेंसी राइट हो, उसको ऑक्यूपेंसी रैयत बोलते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल में चैप्टर और सेक्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो पर्टिकुलरली हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा लंबा नहीं हो, वो भी ऐसे 10-15 मिनट का वीडियो होगा और उसमें ये ख़त्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, इसके बाद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा एक, कि इस एक्ट के बारे में लेकर के। कि अभी तक क्या था कि सिर्फ रट्टा नहीं मारना, अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप करना है कि हाँ क्यों होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, अगर एक्ट में अमेंडमेंट चाहिए तो क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। इस बारे में आप एक एनालिटिकल व्यू पॉइंट आपका जनरेट हो जाएगा वीडियो देखने के बाद। तो इसलिए आगे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर योर टाइम।